Good morning everyone. This is our third lecture of chapter इलेक्ट्रिसिटी. जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने स्टडी किया था पोटेंशियल के बारे में. यू नो दैट आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा. उसके बाद हमने वहाँ पे किया था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, तो वो भी लेक्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट था. साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम देखें आज का जो लेक्चर है ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में और साथ ही साथ रेजिस्टेंस के बारे में. यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो इसीलिए आपके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है. तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है इसका नाम क्या है? ओम्स लॉ. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम. तो इनके नाम पर ही इन्होंने एक नियम बनाया, उसको इन्होंने नाम दिया ओम्स लॉ. इन्होंने एक रिलेशनशिप बताया था V एंड I के बीच में. किसके बीच में? V एंड I के बीच में. यहाँ पर V का मतलब यू नो दैट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट. तो इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन बताया था. तो आइए देखते हैं टॉपिक. तो इसको बताने से पहले यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, उस एग्जांपल के थ्रू इनके बीच में रिलेशन करते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो केस मान लेते हैं. केस फर्स्ट, केस सेकंड. केस फर्स्ट में हमने यहाँ पे लिया एक बीकर और एक दूसरा बीकर. ठीक है, केस सेकंड में भी हमने क्या किया, दो बीकर ले लिया, सेम लेंथ है, डायमेंशन इनकी सेम. ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे वाटर इसके कंप्लीट यहाँ तक फिल कर दिया. क्या फिल कर दिया? वाटर. ठीक है, और इसके अंदर हमने वाटर यहाँ तक फिल कर दिया. इस वाले में हमने वाटर कंप्लीट फिल कर दिया और इस वाले में वाटर हमने यहाँ तक फिल कर दिया. ठीक है, अब देखिए आगे हमने क्या किया, इसको पाइप से कनेक्ट कर दिया और इसको भी पाइप से कनेक्ट कर दिया. तो बेटा अब यहाँ पे बताइए आप कि कौन से केस में वाटर का जो मोमेंट होगा, फ्लो ऑफ वाटर होगा, वो फास्ट होगा? केस फर्स्ट में होगा या केस सेकंड में होगा? देख के बताइए. देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें वाटर का लेवल इतना है और इस वाले में इतना है. मतलब डिफरेंस अगर हम यहाँ पे देखें लेवल का, वो इतना आ रहा है. ठीक है, इस वाले में हम यहाँ पे देखें कि वाटर आपके पास इस वाले में यहाँ तक, इसमें इतना है, ये डिफरेंस इतना है. तो अब देखिए इस वाले में डिफरेंस जो है वाटर के लेवल का ज्यादा है इसके कंपेयर में. तो जहां पर डिफरेंस ज्यादा होता है वहां पर जो वाटर का फ्लो होता है वो फास्ट होगा. यू नो दैट यहाँ पे क्या होगा? फास्ट होगा. मतलब ज्यादा क्या है? डिफरेंस. ओके, किसका? वाटर के लेवल का. तो यहां से सिंपली आपको एक बात याद रखनी है कि वाटर का लेवल का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो अगर डिफरेंस अधिक होगा तो उससे वाटर का फ्लो जो होगा वो भी फास्ट होगा. तो इसी को एक एग्जांपल के थ्रू देखिए. मान लो आपके पास एक कंडक्टर है. कंडक्टर होता है तो उसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मोशन में रहते हैं रैंडमली. अगर हम इसके अक्रॉस कोई बैटरी लगा दें, कोई भी सोर्स लगा दें पोटेंशियल के लिए, तो यहाँ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, उस पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है, इनकी जो स्पीड है वो क्या होगी? फास्ट होगी. अगर स्पीड फास्ट होती है तो सिंपल सी बात है, वहां से करंट भी फास्ट होगा. मतलब है इसका कि अगर V को हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं जो कि इसको एक बैटरी से मिल रहा है, तो यहाँ पे साथ साथ क्या इंक्रीज हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट I भी इंक्रीज हो रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था कि अगर कोई भी कंडक्टर है उसके अक्रॉस जो ये पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसके डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसी रेट में I भी इंक्रीज होगा. मतलब V एंड I दोनों आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. ठीक है, ये बात बताई थी JS ओम ने. तो इसी को लिखना है हमें ओम्स लॉ.
ठीक है, तो आइए कैसे लिखना है वो देखिए। पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है इसकी, लिखो। अकॉर्डिंग टू Ohm's law, the potential difference applied across the conductor is directly proportional to electric current flowing through conductor in which physical conditions are remain same, such that temperature, pressure, etc. ठीक है, तो ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट थी। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बता रखा है कि V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट I के। क्या मतलब होता है, जैसा कि हमने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम ये कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई ये करने के बाद वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट जो उस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है। मतलब है इसका कि V इंक्रीज हो रहा है, जिस रेट से V इंक्रीज होगा उसी रेट से I भी इंक्रीज होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपस में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस व्हाट, फर्स्ट term is increases, then second term are also increases. ओके, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया V जो है I के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक बात और लिखी हुई है, इन विच फिजिकल कंडीशंस आर रिमेन सेम, मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, ये इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो अगर ये जो है टेम्परेचर और ये प्रेशर जो है, अगर हम ये वाला ये कंडीशन मानते हैं तो वहां पे क्या रहने चाहिए, दोनों कांस्टेंट रहने चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे वी आई के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब इस निशान को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल के निशान को हटाते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट आता है आर, और साथ में लिखा जाएगा क्या, आई। तो हम V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर आई। यहां पे लिखेंगे वेयर R is constant and this constant is called, क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, जो R हमने यहाँ पे दिखा रखा है, R यहाँ पे एक कांस्टेंट रहेगा, इसका नाम क्या होगा, इसको हम यहाँ से रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास ओम्स लॉ। इसके बाद इसका ग्राफ है, वहां पे हम देखते हैं, तो इतना नोट कर लें एक बार, उसके बाद आगे करते हैं। तो देखिए आगे, ग्राफ दिखाना में V और I के बीच में, मतलब अगर V इंक्रीज होता है तो I भी इंक्रीज होता है, तो सिंपल सी बात है, ग्राफ की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हम दो एक्सिस मान लेते हैं, एक एक्सिस ये होगी, दूसरी एक्सिस ये होगी, ठीक है। इस साइड में हम v मान लेते हैं, v का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इधर क्या मान लेते हैं, I इंक्रीज हो रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे बताया था कि v और I आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इनके बीच में जो चेंजेस आएंगे I और v के बीच में वो सेम आएगा, तो ये लाइन जो है वो कैसी आएगी, लीनियर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो अगर मान लो ये किसी भी ये केस पे सपोज इतना इंक्रीज हुआ I और इतना इंक्रीज हुआ v, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि इस पॉइंट पे मान लीजिए, इस पॉइंट पे मान लीजिए, ठीक है। ग्राफ आपको ये दिखाना है जो कि इनके बीच में लीनियर ग्राफ रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द ग्राफ बिटवीन v and I showing लीनियर ग्राफ, ठीक है। तो अगर हम ये किसी भी स्टैंड के ऊपर ऐसे दिखाएं कि रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर हम यहाँ से R निकालें तो R का ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन में I इसके अपॉन में आ जाएगा। तो अगर इस साइड में मूव हम ये कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, I चेंज हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे चेंज इन I, तो उसको डेल्टा से दिखाओगे। और ऊपर अगर हम मूव कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, V, तो उसको दिखाएंगे डेल्टा V से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे R लिखें तो R इक्वल होगा डेल्टा V बाय डेल्टा I, ठीक है। R मतलब रेजिस्टेंस, जो अभी हमने यहाँ से फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, V इज इक्वल टू RI, और वहां से अगर R निकालें तो V बाय क्या होगा, I। साथ में हम यहाँ पे ये निशान लगा देंगे, इसका मतलब है कि I और V की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर हम इधर मूव कर रहे हैं तो क्या चेंज होगा, I, और ऊपर मूव कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है, ओम्स लॉ आप अच्छे से नोट करें। उसके बाद रेजिस्टेंस करते हैं, जो कि यहाँ पे आया था, कांस्टेंट होता है, क्या होता है देखिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल R, ओके। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, और अगर उसके रास्ते में कोई भी रुकावट आ रही है जो कि उसको आगे जाने से रोक रहा है, तो उस रुकावट को ही हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी कंडक्टर होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकता है, इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, सिंपली आपको याद रखना है कि मटेरियल की ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट को आगे जाने से रोकता है। क्या करता है, करंट को आगे जाने से रोकता है, उससे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो लिखिए यहां पे, द प्रॉपर्टी ऑफ any material which resist to flow of current it's called resistance, ठीक है। क्या बताओगे यहाँ पे, आप ये बताओगे कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को आगे जाने से रोके, उससे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। याद रख लोगे। इसके अलावा एक डेफिनेशन और हम लिखते हैं जो कि इसके फॉर्मूले से है। अभी हमने लिखा था V इज इक्वल टू RI की इक्वल होता है,
तो अगर हम यहाँ से इस R की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन में I, क्या हो जाएगा, V अपॉन में I इसके अपॉन में आ जाएगा। तो हम सिंपली रेजिस्टेंस को यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं इसके फॉर्मूले से। क्या बताओगे, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन, रेजिस्टेंस is the ratio of potential difference and electric current या current। ठीक है, सच है, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन में I की इक्वल। ओके, याद रख लोगे, क्या बता रखा है, यहाँ पे बता रखा है रेजिस्टेंस क्या होता है, रेशो होता है किसका, V का, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और I मतलब करंट, इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ओके, एक बार इतना नोट कर लें, उसके बाद हम आगे करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसके SI यूनिट लिखें तो SI यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट आप इसके फॉर्मूले से भी लिख सकते हो, यू नो दैट V मतलब था पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी SI यूनिट क्या होती थी, वोल्ट, और I का मतलब करंट, और इसकी होती थी एम्पियर। तो इसकी हम SI यूनिट वोल्ट पर एम्पियर या क्या लिख सकते हैं, ओम। तो यहाँ लिखोगे द SI यूनिट of resistance is V मतलब वोल्ट पर एम्पियर। इसके अलावा इसके एक और SI यूनिट होती है, वो होती है ओम। क्या होती है, ओम, और ओम का एक सिंबल होता है इस प्रकार से, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। ओके, सो आप इसकी SI यूनिट याद रखोगे, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है, या क्या होगी, ओम होगी, और ओम का ये सिंबल होता है। अब रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, रेजिस्टेंस को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, किसका सिंबल है ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारे पास और होता है, ऐसे दिखा के इस पे आप ऐसा साइन और दिखा दोगे, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। ठीक है, याद रख लो यहाँ पे। तो हमने यहाँ से बताया कि इसकी SI यूनिट जो है वो क्या होती है, वोल्ट पर एम्पियर या ओम, और ओम का ये सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, आपको याद रखना। ठीक है, तो इतना नोट कर लें, उसके बाद देखिए। अगर अब यहां से इसकी SI यूनिट को हम डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, SI यूनिट क्या है इसकी, ओम। तो 1 ओम की डेफिनेशन बतानी है आपको। देखिए, ये आपके पास था फॉर्मूला, तो अगर हम यहां से मान लें V इक्वल हो जाए 1 वोल्ट के और I इक्वल हो जाए 1 एम्पियर के, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। क्या बताओगे, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I is equal to 1 ampere, then R is equal to 1 ओम के इक्वल हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ भी 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 रखते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो इसीलिए हमने यहाँ से बता दिया, अगर V 1 वोल्ट के इक्वल हो जाए, I 1 एम्पियर के इक्वल हो जाए, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1 ओम। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि रेजिस्टेंस को 1 ओम कहा जा सकता है। कब, जब कोई भी कंडक्टर है उसके अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर उसमें से 1 एम्पियर करंट मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, सो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 ओम। ठीक है, तो लिखिए, क्या लिखिए, द रेजिस्टेंस इज said to be 1 ohm when
1 volt potential is applied across the conductor through which 1 ampere current फ्लो, ठीक है, जिसमें से 1 एम्पियर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। सो उससे हम क्या बोल रहे हैं, 1 ओम। ओके, ये नोट कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स करते हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखेंगे हम, टॉपिक का नाम है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे इसका फैक्टर, क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ वायर। मतलब है कि अगर कोई भी हम वायर मान रहे हैं तो जो वायर है अगर उसके लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस भी होगी। ठीक है, लेंथ को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं मतलब मान लो आपके पास एक तो है वायर 2 मीटर की और एक है वायर 5 मीटर। ठीक है, थिकनेस इनकी इक्वल, तो रेजिस्टेंस जो है 5 मीटर की वायर जो है इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ वायर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, सो फर्स्ट फैक्टर में आप लिखोगे द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, द रेजिस्टेंस of wire is directly proportional to length of wire। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है उस वायर का वो लेंथ ऑफ वायर का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम यहां से लिखें R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेकंड केस है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पे वायर की जो थिकनेस होती है, वायर की जो मोटाई होती है, तो वायर की मोटाई जितनी ज्यादा रहेगी उतना कम उसमें रेजिस्टेंस होगा। मतलब यहाँ पे है कि एरिया के साथ में रेजिस्टेंस जो है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप ऐसे लिखोगे उसको, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब जहां पे इनवर्सली होता है उसको अपोन में लिख देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर A इंक्रीज हो रहा है तो R यहाँ पे डिक्रीज होगा। मतलब एक इंक्रीज होता है तो दूसरा उसी रेशो में घटता है, कम होता है। तो यहाँ पे लिखोगे आप कि वायर की थिकनेस या उसका एरिया जो है जितना ज्यादा रहेगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रेजिस्टेंस of wire is inversely proportional to area of cross section of wire। ठीक है,
सो सच एज हम यहाँ पे लिख देंगे जो रेजिस्टेंस होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए के, मतलब 1/a। अगर a इंक्रीज हो रहा है तो r वहां पे डिक्रीज होगा, या r इंक्रीज हो रहा है तो a डिक्रीज होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है सेकंड फैक्टर। ओके, इतना नोट कर लें, उसके बाद अगला फैक्टर करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नंबर 3। यहां पे हम याद रखेंगे कि हमारे पास जो हम वायर यूज कर रहे हैं वो वायर कौन से मटेरियल का है, मतलब उसका नेचर कैसा है। ठीक है, ये जैसे कि आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कि हमारे पास अलग अलग मटेरियल्स में जो बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। तो मतलब हम ऐसे मानते हैं सिल्वर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबसे ज्यादा मूव कर सकती है। वो इसलिए बिकॉज इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, इसीलिए जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फास्ट हो जाती है, इसीलिए हम सिल्वर को बोलते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहां से याद क्या रखना है, याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो है, जो हम वायर यूज कर रहे हैं कौन से मटेरियल की है, कॉपर की है, एल्युमिनियम की है, या सिल्वर की है, आयरन की है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पे लिखोगे द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। ठीक है, किस प्रकार की हम वायर यूज कर रहे हैं उसके नेचर पर डिपेंड करता है। नंबर 4, रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर कोई भी वायर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हो नो वायर जो है गर्म हो रही है, ठीक है, तो वहां पे उस मटेरियल का रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, मतलब करंट की जो स्पीड है या उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे कम होती जाएगी। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिखो यहाँ पे द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज directly proportional to टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने सीखा ओम्स लॉ क्या होता है और रेजिस्टेंस और उसके फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसे अच्छे से नोट करें और अच्छे से याद करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।